सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। सेकेंड ईयर का कोड है BHDLA 137, हिंदी का कोड है ये। ठीक है, तो हम इसमें आज पढ़ेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है संप्रेक्षण के मूल तत्व। मूल तत्व का मतलब क्या होता है और संप्रेक्षण का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर चैप्टर का मतलब पता हो ना, तो आप लोगों के चैप्टर्स बहुत से टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं चैप्टर्स के मीनिंग में। ठीक है, तो देखो संप्रेक्षण क्या होता है। संप्रेक्षण कम्युनिकेशन बोला जाता है, कम्युनिकेशन को ही संप्रेक्षण बोला जाता है। अब मान लीजिए कि संप्रेक्षण दो व्यक्तियों के बीच में होता है, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच का आपस में बातचीत को ही संप्रेक्षण कहा जाता है। संप्रेक्षण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करके अपने भाव या फिर अपने थिंकिंग को उसके सामने प्रेजेंट करता है, उसे ही संप्रेक्षण कहा जाता है। अब कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूँ, तो ये क्लासेस भी क्या है, मैं अपने कहीं ना कहीं स्टडीज वाले जो विचार हैं वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, इसे ही संप्रेक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि संप्रेक्षण का अर्थ क्या होता है, संप्रेक्षण का मतलब क्या होता है, संप्रेक्षण के कितने रूप होते हैं, संप्रेक्षण कितने प्रकार से किए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तत्व की बात कर लेते हैं। तो देखो, संप्रेक्षण का ना जो तत्व होता है वो आपके देखने को मिलता है कि इसी पर हमारे संप्रेक्षण का स्वरूप टिका होता है, यानी कि संप्रेक्षण टिका हुआ रहता है। क्लियर है? तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस चैप्टर का जो 1.0 है, चैप्टर का उद्देश्य। देखो, चैप्टर का उद्देश्य क्या है कि शिक्षक को या फिर छात्र को बताना कि संप्रेक्षण का अर्थ क्या होता है, संप्रेक्षण का मतलब क्या होता है, संप्रेक्षण कितने प्रकार के होते हैं। वो सामने वाले व्यक्ति को बोल सकते हैं कि संप्रेक्षण क्यों किया जाता है। प्रयोजन का मतलब होता है प्रयोजन, जैसे कि मान लो कि एक बोल सकते हो कि हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका क्या प्रयोजन होता है। प्रयोजन का मतलब इंग्लिश में बोला जाता है मोटिव। क्या मोटिव है। ठीक है, तो ये हमारा संप्रेक्षण का प्रयोजन भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि संप्रेक्षण का प्रयोजन का मतलब क्या होता है, संप्रेक्षण क्यों किया जाता है। अब मान लिया जाए कि अभी मैं संप्रेक्षण क्यों कर रहा हूँ, एनीवन टेल मी कि अभी मैं संप्रेक्षण आप लोगों से क्यों कर रहा हूँ, कोई है बताएगा? वेरी गुड, यानी कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा प्रयोजन क्या है, यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ आपको। यही इसका सबसे बड़ा प्रयोजन है, यानी कि मोटिव है। ठीक है, यानी कि एजुकेशन को आपके सामने प्रकट करना, यही इसका प्रयोजन है। तो ये भी आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1.1 प्रस्तावना। अब देखो, प्रस्तावना का मतलब होता है ना इंट्रोडक्शन। सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो किसी भी पार्ट का जब प्रस्तावना पूछे तो उसका मतलब है कि इस पार्ट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, उसका लिटिल बिट समराइज। ठीक है, प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपका हिंदी भाषा का संप्रेक्षण का एक खंड है जिसमें हम संप्रेक्षण के अर्थ तथा संप्रेक्षण का जो एक स्वरूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया जाए कि एक इंसान है, उसका क्या इंट्रोडक्शन है, तो आप बोलोगे सर उसका नाम ये है, वो यहाँ से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली में इतने सदस्य हैं, उसके फैमिलीज मेंबर्स ये करते हैं, उसके पेरेंट्स ये करते हैं, उसने अपनी डिग्री यहाँ से गेट कर रखा है। तो ये क्या है, ये प्रस्तावना है, यानी कि उसके बारे में आपने पढ़ा। तो ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि संप्रेक्षण की मूल तत्व और संप्रेक्षण का अर्थ क्या है, तो ये आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 1.2 संप्रेक्षण का अर्थ। तो देखो, संप्रेक्षण का अर्थ को लेके देखा जाए तो देखा जाता है कि संप्रेक्षण का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो जब एक बच्चा जन्म लेता है ना धरती पे, एक बच्चा जन्म लेता है धरती पे, तो वो क्या होता है, पहले बहुत किलकार यानी कि रोता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा और लाइव भी देखा होगा।
तो उसके रोने को ही ना संसार में यानी कि समाज में उसका पहला संप्रेक्षण समझा जाता है। और छोटा बेबी होता है, अगर उसे भूख भी लगती है तो वो रो के बताता है। हम कहते हैं ना, जैसे कि प्यास भी लगती है तो वो हम मम मम कहते हैं कि मम पियोगे, मम पियोगे। ये बोला जाता है ना सिंपली लैंग्वेज में। आपने अपने फैमिलीज मेंबर में अपने बहन या फिर अपने भाई के बेटे या बेटियों को ट्रीट किया होगा ऐसे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ही वो आपका संप्रेक्षण की प्रक्रिया कहलाता है, यानी कि छोटा बच्चा जो जन्म लेता है वो भी संसार में यानी कि समाज में संप्रेक्षण रोकर या फिर रोता हुआ अपने आप को प्रस्तुत करता है। ठीक है, संप्रेक्षण का मतलब होता है कि जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जब एक व्यक्ति या फिर दो व्यक्तियों के बीच, तो हमारा संप्रेक्षण कहलाता है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे ज्ञान इंद्रियां भी होती हैं, आंखें होते हैं, कान होते हैं, शरीर होते हैं। ठीक है, इन सभी का इस्तेमाल करके हम संप्रेक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, वो हमारा संप्रेक्षण कहलाता है। क्लियर है? तो ये हमारा संप्रेक्षण का अर्थ है। हालांकि देखो, संप्रेक्षण है ना, वो अलग अलग प्रक्रियाओं के रूप में भी किया। इसमें हम ये देखेंगे कि संप्रेक्षण का जो स्वरूप होता है, इसमें एक वक्ता होता है और दूसरा श्रोता होता है। श्रोतागण, श्रोतागण का मतलब सुनने वाला व्यक्ति, वक्ता मतलब यानी कि बोलने वाला व्यक्ति। अब उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि संप्रेक्षण हम क्यों कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, तभी तो संप्रेक्षण पूर्ण होगा। यानी कि संप्रेक्षण को सत्यापित करने के लिए, यानी कि संप्रेक्षण का स्थापना करने के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, जिसमें एक व्यक्ति वक्ता यानी कि बोलने वाला, दूसरा व्यक्ति सुनने वाला यानी कि श्रोता होता है। तभी संप्रेक्षण पूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारा 1.3 संप्रेक्षण के विविध रूप। यानी कि संप्रेक्षण के हम विविध रूप पढ़ेंगे कि भाई कितने प्रकार के संप्रेक्षण होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया, संप्रेक्षण का क्या मतलब होता है। विचारों का आदान प्रदान, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है या फिर लिखकर भी करता है, तो वह हमारा संप्रेक्षण कहलाता है। अब मान लो कि जैसे मैं अभी यहाँ पे बोलकर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो भाई बोलना नहीं जानते लेकिन लिखना जानते हैं। तो वो संप्रेषण कैसे करते हैं? लिख कर करते हैं ना। अपने बातचीत को करने के लिए उनको क्या है, रिटर्न वे में करते हैं। एम आई राइट? ठीक है, तो हम इसी को संप्रेक्षण का एक रूप देखेंगे। तो हम बात कर लेते हैं, तो इसमें पहला रूप आता है संप्रेक्षण के विविध रूप में, यानी कि 1.3.1 में आपका संप्रेक्षण का जो रूप आता है, तो यहाँ पे मौखिक संप्रेक्षण। देखो, मौखिक संप्रेक्षण ज्यादातर ये बोलकर किया गया संप्रेक्षण कहलाता है, जिसमें हम अपने मुख का सहारा लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मौखिक संप्रेक्षण। ठीक है, इंसान, तो यही हमारा संप्रेक्षण, जैसे कि हम मुख के द्वारा यानी कि बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे व्यक्ति से करते हैं, वो हमारा क्या होता है, मौखिक संप्रेक्षण कहलाता है। क्लियर हो गया? अब एक बात बताया जाए तो सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो आप ये बताओ कि मौखिक संप्रेक्षण ज्यादा किया जाता है या लिखित संप्रेक्षण ज्यादा किया जाता है? मौखिक संप्रेक्षण किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि आप समाज में चलते हो, अपने घर परिवार में अपने फैमिली के पास बैठते हो, तो आपको कई बार बोलते हो कि हाँ मम्मी मेरे को ये चाहिए, मम्मी मेरे को वो चाहिए, तो आप ये लिख के थोड़ी ना बताते हो। इट मीन्स कि मौखिक संप्रेक्षण ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है, यानी कि लोगों के द्वारा अत्यधिक मौखिक संप्रेक्षण को उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमें इसमें ये भी देखा जाता है कि मौखिक संप्रेक्षण में एक सुंदर सा वाक्य या फिर पंक्ति में प्रयोग करता हूँ, तो हमें मौखिक संप्रेक्षण में ये नहीं हो कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी बोल दिया जाए। सामने वाले व्यक्ति को बोलने के लिए हम उन्हें देखते हैं कि उनका एज कितना है, वो कितने उम्रदार हैं, वो हमसे बड़े हैं या फिर हमारे से छोटे हैं, ये सारी बातें हम देखते हैं। तो एक पंक्ति है, ऐसी बानी बोलिए मन को आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर का दोहा है ना ये। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखा गया है कि ऐसी वाणी यानी कि ऐसी बोली बोलना चाहिए, ऐसे शब्द बोलना चाहिए कि आपहु आपा खोए, यानी कि खुद के मन को ताजा कर दे, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए, यानी कि औरों को सुनकर सुंदरता,
मतलब मन मुग्ध कर दे। मन मुग्ध का मतलब होता है मतलब हिप्नोटाइज है, लाइक सम्मोहित कर दे कि भाई कितने सुसर्जित शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे बोल सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण को बताने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो डॉक्टरों का बोल सकते हो, एक डॉक्टर और एक मरीज का उदाहरण दिया गया है कि डॉक्टर कहता है क्या सारी दवाइयां समाप्त हो गई, मरीज कहता है अभी कैसे खत्म हो सकती हैं। तो ये क्या है, एक बोल सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण में एक बोल सकते हैं कि आपका डॉक्टर और मरीज का संवाद है, एक दूसरे के प्रति मतलब संवाद की व्यवस्था अपनाई गई है। तो इसमें क्या है ना कि मौखिक संप्रेषण में हमें ये भी दिखाया जाता है कि मौखिक संप्रेषण में जो हम शब्दों और वाक्यों का चुनाव करते हैं वो हमारे सामने वाले व्यक्तियों पे निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पे मान लो कि हम मौखिक संप्रेषण अपने भाई से भी कर रहे हैं, छोटे भाई से कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी बोल देते हैं अपने घर में, भाई को पानी लेके लेके आइए जरा। अब इसी को हम बड़े लोगों से बोलें, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम मम्मी से ही बोलते हैं, मम्मी एक बार आओ एक गिलास पानी लेके आ जाएंगे आप। तो ये बोलने यानी कि हमारा टोन क्या होता है, बदल जाता है। तो क्या है ना, मौखिक संप्रेषण करने के लिए हमारे शब्दों और वाक्यों का चुनाव है ना सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा स्वर यानी कि जो टोन होता है वो भी निर्भर करता है। अब मान लो कि हम छोटे व्यक्ति से बात करते हैं तो हम थोड़ा स्ट्रिक्टनेस, तुझे पढ़ना नहीं है, तुझे पढ़ना नहीं है क्या, कब से खेल रहा है, तो ये हमारा टोन क्या है, कड़क बनाता है, यानी कि बिल्कुल भारी सा आता है। अब यही हम अपने बड़े भाई को बोलेंगे, चलो मान लो हम समझदार है, थोड़ा बड़ा भाई समझदार नहीं है, तो हम क्या बोल, भाई जानते हो पापा हमें मतलब इतना कमा रहे हैं, हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत तो समझ होनी चाहिए ना कि आप उनके जो मतलब वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम भी उनके लिए करें। तो ये हमारा टोन हो गया। लेकिन अब छोटे भाई को कैसे बोल रहे थे आप लोग, तुझे समझ में नहीं आता, तुझे पढ़ना नहीं है क्या, ये हमारा टोन यानी कि हमारे स्वर पे भी ना सामने वाले व्यक्ति निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति है कौन। एम आई राइट, ऐसा होता है। अब उसके बाद हमारा आंगिक संप्रेक्षण यानी कि 1.3.2 आंगिक संप्रेक्षण। आंगिक संप्रेक्षण मनुष्य ना केवल बोलकर ही नहीं अपना संप्रेक्षण करता, हम अपने अंगों का प्रयोग यानी कि उदाहरण के तौर पे आंख, हाथ, पैर, कंधे सब ये एक संप्रेक्षण का सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने आप में क्रोधित होते हैं तो हमारे आंखें क्या होती है, लाल हो जाती है, आंखें बड़ी हो जाती है, चेहरे पे क्या होता है, झुर्रियाँ जो होती है हट जाती है, त्वचा सख्त हो जाता है चेहरे का, तो हम समझ जाते हैं ना सामने वाला गुस्सा है। तो ये भी तो एक संप्रेक्षण है। फॉर एग्जाम्पल कोई मतलब आप लोगों के सामने आता है और वो गुस्सा होता है, तो अगर उसे बताना ना हो तो आप लोग उसके फेस से ही समझ जाते हो कि ये सामने वाला व्यक्ति गुस्सा है। या फिर कोई व्यक्ति रोने वाला होता है तो उसके आंखों में पानी आ जाता है, तो आप समझ रहे हो कि रो रहा है, तो ये भी तो एक संप्रेक्षण है। आप कैसे जान गए कि वो रो रहा है, समझ में आया, तो ये आपका आंगिक संप्रेक्षण है। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा कि आंगिक संप्रेक्षण वह संप्रेक्षण होता है जब एक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोल कर ना करके अपने अंगों के प्रयोग से करता है, उसे आंगिक संप्रेक्षण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे आंख, हाथ, पैर, कंधे इत्यादि अंगों का प्रयोग करके अपने संप्रेक्षण को पूर्ण करने में इन सब का प्रयोग करता है। जैसे कि बहुत बार हम किसी से नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती है। ठीक है, और बहुत बार उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि हम मार्केट में रहते हैं, तो आपके रिश्तेदार या फिर आपके भाई बहन भी मार्केट में आते हैं और आपके सामने दिख जाते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल भी दिख जाते हैं, तो हम मार्केट में वो उस साइड है और हम इस साइड है, तो हम चिल्ला के तो नहीं बोलेंगे ओए इधर आ, ऐसे नहीं बोलेंगे ना, वो हमसे देख लिया और हमने भी देख लिया, तो हम इशारा करते हैं हाथ से कि इधर आओ मेरे पास आओ। छोटे बच्चे को भी करते हैं ना, करते हैं ना ऐसे। ये हमारा आंगिक संप्रेक्षण। अब सामने वाला व्यक्ति क्या समझ जाता है, आपके अंगों के आपके इशारे से समझ जाता है कि हाँ वो बंदा बुला रहा है हमें। ठीक है, क्लियर हो गया।
ये हमारा आंगिक संप्रेक्षण है। अब देखो आंगिक संप्रेक्षण ना अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग तरीके से होता है। आंगिक संप्रेक्षण को समझना बहुत बार कठिन हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हम कई बार हम सामने वाले को समझाते कुछ और हैं, लेकिन सामने वाला समझ कुछ और जाता है। तो आंगिक संप्रेक्षण मतलब ना के बराबर और कम किया जाता है, ठीक है? अब उसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है संप्रेक्षण का रूप में। हमारा थर्ड संप्रेक्षण है 1.3.3 लिखित संप्रेक्षण। लिखित संप्रेक्षण ना अंगों का प्रयोग किया जाता है, ना बोलकर किया जाता है। यह लिखकर एक भाषा के माध्यम से, एक भाषा का प्रयोग करते हुए हम लिखकर अपने संप्रेक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, वो हमारा लिखित संप्रेक्षण कहलाता है। अब इसमें क्या है ना कि हमारा कहानी भी हो सकता है, कविता भी हो सकता है, नाटक भी हो सकता है, उपन्यास भी हो सकता है। ठीक है? तो ये हमारा बोल सकते हैं कि लिखित संप्रेक्षण कहलाता है। अब एक जो ये कहानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रेमचंद की अलग-अलग कहानियाँ पढ़ी होगी, 2 बैलों की कथा हो गई या फिर बोल सकते हो कि हीरा और मोती आप लोग पढ़ रखे होंगे, तो वो भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये सारी बातें नमक का दरोगा आपने पढ़ा होगा 12th 10th में, ठीक है? तो ये सारी बातें क्या है? एक कविता के माध्यम से प्रेमचंद क्या बताना चाहते हैं कि यानी कि समाज में हमारा ये चल रहा है, समाज में ये स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं। तो ये क्या है? हमें एक नया दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें एक मतलब दिशा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें लिखित संप्रेक्षण क्या होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इसकी महत्वपूर्णता ये देखी जाती है लिखित संप्रेक्षण का कि इसे प्रूफ के एंगल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि इसे प्रूफेबल माना जाता है, ठीक है? यानी कि सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो इसे प्रूफेबल माना जाता है इसीलिए क्योंकि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब जैसे कि ये लिखित संप्रेक्षण है, ये आपकी पुस्तक क्या है? लिखित है, लिखित रूप में। तो इसे भाई जन्मों जन्मांतर तक इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। एक बार प्रिंट किया, लंबे समय तक इसे कुछ भी हानि पहुँचाए सुरक्षित रखा जा सकता है। अब मान लो कि मैंने आप लोगों को ये लेक्चर दिया, लेक्चर क्या मौखिक रूप में लेक्चर्स दिया। अब ये बताओ कि वो लेक्चर्स आपने एक-एक वर्ड अपने माइंड में सुरक्षित रख सकते हो? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप लोग इतने मैंने वर्ड्स बोल दिए, वो एक-एक वर्ड आप लोग क्या सुरक्षित रख सकते हो अपने माइंड में? नहीं। लेकिन लिखित रूप में एक बार जो वर्ड आपने प्रिंट कर दिया, वो वर्ड हमेशा कुछ लंबे समय के लिए वो प्रिंट हो चुका है। लंबे समय तक वो उसे सुरक्षित रख सकते हैं। अब भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, ठीक है? ये क्या है? बाइबल हो गया, कुरान हो गया, ये सब क्या है? आपके लिखित संप्रेषण का ही स्वरूप है ना, ठीक है? तो अब इसमें क्या होता है कि लिखित संप्रेषण हमें 4 और 6 महत्वपूर्ण पॉइंटों पे देखने को मिलता है कि भाई लिखित संप्रेषण क्यों किया जाता है? तो क्या? यानी कि क्या लिखा जाता है? जैसे कि मान लो जाए कि पत्र लिखा गया, रिपोर्ट लिखा गया, टिप्पणी लिखा गया, कहानी लिखा गया, क्या लिखा गया? ठीक है? अब उसके बाद क्यों? यानी कि लिखित संप्रेषण में जो विचार है मतलब वो लिखा गया है, वो क्यों लिखा गया है? क्या सूचना प्रदान किया गया है? सूचना के लिए लिखा गया है या फिर किसी निर्देशक के लिए लिखा गया है या फिर कोई बात समझाने के लिए लिखा है? तो वो क्यों आ गया? अब ठीक है उसके बाद लिखित संप्रेषण में कौन यानी कि संदेश कौन लिख रहा है कि कौन प्राप्त कर रहा है ये आपका लिखित संप्रेषण में आता है कब यानी कि वो लिखा कब गया है अब जैसे लिखित संप्रेषण ना एक लेटर हो जाता है सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए ना एक लेटर है अब लेटर लिखने वाला तो क्या भाई क्या लिखा गया लेटर लिखा गया लेटर क्यों लिखा गया भाई अवकाश लेना है 2 दिन का अवकाश लेना प्रधानाचार्य से ठीक है कौन लिख रहा है भाई किसको प्राप्त करता है यानी कि भाई आपका प्रिंसिपल आपका प्राप्त करता है यानी कि उस लेटर को प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता कहलाता है ठीक है भाई कब लिखा गया यानी कि लेटर पे आपने दिनांक लिखते हो डेट लिखते हो तो भाई वो डेट लिखते हैं अब कैसे भाई उसे कैसे हम उसे वहां तक पहुंचाएंगे बाय पोस्ट पहुंचाओगे ठीक है तो ये आपके 5 पॉइंट जरूरी है लिखित संप्रेषण में क्या क्यों कब और कौन और कैसे ये जो है ना जैसे कि आपके बोल सकते हो कि आपने 10th 12th में पढ़ा होगा जनसंचार के महत्वपूर्ण ककार यानी कि 6 ककार कौन है क्यों कब
और क्यों, कब, कैसे, कौन, ये आपने पढ़ा होगा 12th में। तो वही लिखित संप्रेषण का स्वरूप है। क्लियर हो गया? अब हमारा जो टॉपिक है 1.3.4 संचार माध्यम। देखो संचार माध्यम, जैसे कि संचार माध्यम में हमारा कौन कौन से क्या क्या आ जाता है, रेडियो आ जाता है, टेलीविजन आ जाता है, समाचार पत्र आ जाता है, होल्डिंग आ जाता है, बिल आ गया, पैम्पलेट्स आ गया, इंटरनेट आ गया। ये क्या है, आपके संचार माध्यम के स्वरूप है, जो संचार माध्यम को अपने तरफ आकर्षित कर रखा है। ठीक है, संचार माध्यम क्या है, हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में अत्यधिक लोगों को संबोधित करने वाला एक माध्यम है, जिसमें एक समय में ही हम अत्यधिक लोगों तक अपने बातों को पहुंचाने में सक्षम हो पाते हैं। उदाहरण के तौर पे रेडियो ले लो भाई। रेडियो पे कोई भी सूचना प्रसारित करता है भाई, एक समय हम एक ही स्थान पे बैठे बहुत से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बहुत से लोगों को अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद टेलीविज़न हो गया। टेलीविज़न मान लो कि भाई आपके टेलीविज़न पे कोई भी फ़िल्म चल रहा है, कोई भी न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही है। अब देखो एक ही स्थान पे हो रहा है, एक ही बंदा कर रहा है, एक समय पे कर रहा है। लेकिन बहुत से लोगों को मतलब बोल सकते हैं ना कि अपने अंदर इन्वॉल्व कर रखा है। तो ये आपका संचार माध्यम है। तो संचार माध्यम का स्वरूप हमें देखने को मिलता है कि आज हमारे वर्तमान समय की बात की जाए तो संचार माध्यम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब उदाहरण के तौर पे आप ही देख लीजिए कि हमारा बोल सकते हो फ़ोन से हम अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इतने भी बच्चे यहाँ पे जॉइन है क्लास में, तो आप लोगों के पास फ़ोन है, सब अलग-अलग जगह से हो, सब अपने घर में बैठे हैं। ठीक है, मैं भी अपने घर से पढ़ा रहा हूँ। तो अब इसमें क्या है भाई, आप लोगों को अब हम क्या कर रहे हैं, संचार माध्यम के थ्रू एक ही स्थान पर, एक ही जगह पे बैठ के मैं सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? ये हमारा संचार माध्यम कहलाता है, जो कि आज आधुनिक समय में इसकी जो स्थिति है, वो महत्वपूर्ण हो चुकी है। ये समय की बचत करने में सबसे ज़्यादा और समय को खपत करने में ना के बराबर खपत करता है। ठीक है? अब उसके बाद हमारा 1.4 है संप्रेषण का प्रयोजन। अब देखो संप्रेषण का प्रयोजन का जैसा मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रयोजन का मतलब होता है मोटिव। अब जैसे कि मैं अब हम क्लास पढ़ा रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है भाई? बच्चों को ज्ञान प्रदान करना, बच्चों के कोर्सेज कंप्लीट करवाना, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। यही इसके तीन मेन मेन मोटिव है ना, प्रयोजन है ना। इसलिए तो हम क्लास कर रहे हैं। एम आई राइट? ठीक है, तो अब प्रयोजन की बात कर ले तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो हमारा प्रयोजन से हमारा संप्रेषण का प्रयोजन से हमारा तात्पर्य ये है कि हम जो व्यक्ति से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करता है, बातचीत करता है, तो उसमें जो बातचीत करने का मोटिव होता है उसे ही प्रयोजन कहा जाता है, यानी कि कारण क्यों हम करते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से क्यों बातचीत करता है, इसके कारण को ही हम प्रयोजन कहते हैं। तो पहला है 1.4.1 व्यक्तिगत जरूरत, यानी कि बोल सकते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने जरूरत के अनुसार, उदाहरण के तौर पे खाने पीने, रहने, प्यार जीवन से जुड़ने के लिए व्यक्तिगत पहलुओं के रूप में ये समझा जाता है। अब जैसे कि मान लो कि अपनी मम्मी पापा से आप लोग क्या है, भाई मम्मी पापा हमने हमें मतलब जन्म दिया है, तो हम उनसे प्यार भी करते हैं, उनके साथ रहते हैं। मम्मी से आप क्या बातचीत करने के लिए, मम्मी एक रोटी लेके आना, मम्मी एक गिलास पानी लेके आना, मम्मी मैं बहुत थका हूँ, आप प्लीज मेरा ड्रेस धो दीजिए, लाइक दैट। ऐसा क्या है, ये बातचीत ही है ना, संप्रेषण ही है ना, आप लोगों ने अपनी मम्मी से किया। ठीक है, और जैसे कि अब हम आप लोगों से कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, व्यक्तिगत जरूरत की बात कर ली जाए तो हमारा व्यक्तिगत जरूरत क्या है, आप लोगों को शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो ये हमारा व्यक्तिगत जरूरत कहलाता है, यानी कि एक व्यक्ति अपने नीड्स को ध्यान में रखते हुए, नीड मतलब यानी कि जरूरत को ध्यान में रखते हुए दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, वही हमारा व्यक्तिगत जरूरत कहलाता है। ठीक है, अब व्यक्तिगत संबंध यानी कि बोल सकते हो कि व्यक्तिगत संबंध की बात कर ली जाए, जैसे कि हमारे माता पिता हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे मित्र हो गए, जो हमारे जान पहचान के हो गए, वो उनसे हम अपने संबंध को बनाए रखने के लिए हम बातचीत करते हैं। अब मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं
आज के टाइम पे देखा जाता है कि हम किसी को टेलीफ़ोन ना करें तो ऐसे ताने मिलते हैं कि बड़े लोग हो गए, हमें अब कौन याद करेगा? मतलब अब उनके गिला-शिकवा होने लगता है। हमारे हमारे प्रति उनके मन में गिला-शिकवा होने लगता है कि ये हमसे अब रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो आज के टाइम पे हम अपने रिश्तों को बरकरार रखने के लिए, रिश्तों को मतलब बोल सकते हो कि अ, उसमें किसी तरह का कसौटी ना आए या फिर बोल सकते हो कि मतलब बाधा ना आए या फिर रिश्ते सही से रहें। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यानी कि संप्रेक्षण कर रहे हैं। चाहे हमारे बुआ हो गए, चाहे हमारे मामा हो गए, चाहे हमारे चाचा हो गए, बेशक वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रखे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे रिश्ता रखने के लिए कि हाँ बस सामने वाला हमें ताना ना दे, सामने वाला तो ये क्या है, हमारा व्यक्तिगत संबंध भी है। हम अपने माता पिता से इस तरीके से संबंध नहीं रखकर अपने व्यवस्थाओं के रूप में तो हम अपने आप को पूर्ण कर पाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 1.4.3 सूचना। अब देखो व्यक्तिगत जैसे कि सूचना की बात कर ली जाए तो हमारा संप्रेक्षण का एक और मोटिव है कि सूचना प्रदान करना। अब देखो जैसे कि मान लिया जाए तो हमें कोई भी बातों को प्रकट करने के लिए हमें सूचना देना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि आपको इग्नू की तरफ से ही कोई इन्फॉर्मेशन आया तो मेरे को आप लोगों से बातचीत करने के लिए मैं उसे सूचना दूंगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन आया, ये अपडेट्स आया। तो ये भी तो एक क्या है, संप्रेक्षण का कारण बना ना कि भाई सूचना के लिए हमने बातचीत किया। एम आई राइट? तो ये हमारा सूचना है। या फिर पूछताछ के लिए भी हो जाए, सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछने लगा कि हाँ आपको ये पता चला कि इग्नू ने न्यू अपडेट किया है। तो ये क्या है, एक सूचना के माध्यम से बातचीत करने की प्रक्रिया है। तो ये हमारा तीसरा था। अब उसके बाद हमारा अगला है 1.4.4 आपस में बातचीत, यानी कि हम आपस में बातचीत करने के लिए, मनोरंजन के लिए, मतलब एक व्यक्ति गपशप मिलाने के लिए, दो व्यक्तियों से हम बातचीत करते हैं तो गपशप के लिए, मनोरंजन के लिए कि हाँ देख यार मैंने वहां पे गया था, हिल स्टेशन पे गया था, वहां पे दार्जिलिंग में गया था, देहरादून गया था, वहां पे सीनरी देखना कितना कितना अट्रैक्टिव सा है, मौसम कितना ब्यूटीफुल है। इस तरीके से हम बातचीत करते हैं अपने फ्रेंड से। तो क्या है, ये एक आपस में की गई बातचीत कहलाती है। वहां पे देखना ये सेल्फी कितनी अच्छी है ना, ये मेरे मैंने पोस्ट किया इस पे कि क्या एक व्यक्तिगत यानी कि आपस में बातचीत है। तो ये अभी हम आपस में बातचीत करने के लिए हम क्या करते हैं, संप्रेक्षण करते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 1.4.5। तो हमारा क्या है, आग्रह, यानी कि हम किसी से आग्रह करते हैं किसी बारे में। आग्रह यानी कि हम किसी भी लाइक दैट कि हमारा जो विज्ञापन है या फिर हमारा जो टेलीविज़न है उस पर हम अपने आप को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए या फिर ये बोल सकते हैं कि हम सिंपल एडवर्टाइजमेंट के एंगल में भी हमारा ये कहलाता है। आग्रह हमारा एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी कहलाता है कि भाई हम सामने वाले व्यक्ति को, जैसे कि मान लिया जाए कि आपको एक पैम्पलेट्स पे बोर्ड लिखा रहता है कि भाई ये है, ठीक है? तो वो भी एक क्या कर रहे हैं, आपको सूचना दे रहे हैं, मतलब बोल सकते हो कि आपसे वो बातचीत कर रहे हैं कि भाई आप मुझे ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, संप्रेक्षण का एक ज़रिया माना जाता है, ठीक है? कि कोई व्यक्ति अगर इच्छुक है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, संपर्क कर सकता है, ठीक है? अब उसके बाद हमारा आ जाता है इसमें मनोरंजन, यानी कि भाई हम मनोरंजन के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए भी, ठीक है? तो वो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब जैसे कि बात बहुत आ जाए, इसमें मनोरंजन का हँसना-हँसाना, दुःख प्रकट करना, सुख-दुःख, हिस्सा, ये सारी बातें क्या है, इंसान का जो स्वाभाविक व्यवस्था है, उसको ध्यान में रखते हुए हम बातचीत करते हैं, वो हमारा मनोरंजन कहलाता है, ठीक है? तो ये आपका संप्रेक्षण का प्रयोजन जो कि अब कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? अब हमारा जो टॉपिक है 1.5 संप्रेक्षण की प्रक्रिया। अब देखो संप्रेक्षण की प्रक्रिया क्या है? देखो डायग्राम बनाने का मैं सिंपली लैंग्वेज में आप लोगों को हर एक चीज़ का सिखाऊँगा बिल्कुल ही अच्छे से एज़ अ बोर्ड क्लासेस। बोर्ड पे जब मैं क्लासेस लूँगा आपको हर एक चीज़ को सिंपली लैंग्वेज में आपको सिखाऊँगा। पुराने स्टूडेंट हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में पहले से भी हैं और पढ़ रहे हैं मेरे से, तो वो अच्छे से जानते हैं।
लेकिन जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर सिखाना है, ठीक है? तो हम देखो क्या है संप्रेषण की प्रक्रिया, यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है? अब जैसे मान लीजिए देखो प्रक्रिया का मतलब क्या है ना, इसको मैं सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या तरीके हैं, तरीके क्या हैं संप्रेषण के? अब सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ तो आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि सर वहीं पे जाते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो उदाहरण होता है ना, हमारे डेली लाइफ से रिलेट हो ना, तो हमें अच्छे से समझ में आता है। अब मैं पूछूं कि एक सब्जी बनाने की प्रक्रिया क्या है? एनीवन गैस इट, कौन बता सकता है कि सब्जी बनाने की प्रक्रिया क्या है? कोई भी सब्जी, लिटिल बिट कैसा भी सब्जी हो, तो जहां तक एक सब्जी बनाने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि सब्जी को हम पहले धोएंगे, उसके बाद कट करेंगे। हाँ जी, बताइए। ओके, वेरी गुड। ठीक है, जैसे कि ममता ने बताया कि मतलब आलू को मतलब जहाँ से धोने, आलू और टमाटर की सब्जी की रेसिपी इन्होंने बताया, तो यहाँ पे इनका क्या है? इट मीन्स कि जहाँ से हमें सब्जी बनाने से शुरू करके हमने जहाँ तक सब्जी बनाया, तो वो हमारा प्रक्रिया कहलाता है। समझ में आया प्रक्रिया वर्ड क्या होता है? इसे लाइफ में भूलना मत, क्योंकि देखो हम अपने एग्जाम्पल्स है ना, डेली लाइफ से रिलेट करते हैं ना, तो वो हमें इजी वे में समझ में आता है। अब मैं बोल दूं कि आप लोगों को रॉकेट लॉन्च करने की प्रक्रिया क्या, अब रॉकेट रॉकेट लॉन्च तो आप लोगों ने कभी किया नहीं है, ना कभी देखा है, लेकिन सब्जी की रेसिपी तो सबने बना रखी है ना। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर तो ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं, खासकर न्यू स्टूडेंट को। तो देखो क्या है ना कि इसका रीजन यही है कि जिस चीज से हम रूबरू है ना, उस चीज को हम सिंपली लैंग्वेज में एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रक्रिया वर्ड का मतलब ही होता है कि जहां तक वो मतलब उसके निर्माण से लेके जहां तक वो निर्माण हो चुका, वहां तक के लिए उसे क्या क्या फेस आउट करना पड़ता है, वही हमारा प्रक्रिया कहलाता है। तो हमारा क्या है 1.5 संप्रेक्षण की प्रक्रिया। देखो संप्रेक्षण की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है कि हमारा एक प्रेषक होता है, संदेश होता है, और एक प्राप्तकर्ता होता है। ठीक है, प्रेषक क्या होता है, यानी कि प्रेषक का मतलब यानी कि जो हमारे बात को रख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या रख रहा है भाई, बात को रख रहा है, तो वो संदेश आ गया। उसके बाद संदेश किसके पास पहुंचेगा भाई, प्राप्तकर्ता के पास पहुंचेगा। तो ये एक प्रक्रिया हो गया। यानी कि जैसे आपने फूड चैन देखा था ना, तो फूड चैन क्या है भाई, एक छोटे से कीड़े को पहले कौन खा रहा है भाई, आपका बोल सकते हो टिंडा खा रहा है, टिंडा को कौन खा रहा है, मेंढक खा रहा है, मेंढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, सांप को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है, या फिर मोर खा रहा है, मोर को और बाज को कौन खा रहा है। ये क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक चैन है। तो यही आपका संप्रेषण का एक प्रक्रिया क्या है भाई, प्रेषक होना चाहिए, संदेश होना चाहिए, और प्राप्तकर्ता होना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा भी होगा, पेज नंबर आप 12 देख लो, डायग्राम पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि श्रोता हो गया, उसके बाद माध्यम क्या है, संदेश हो गया, अब उसके बाद प्राप्तकर्ता। तो ये क्या है, एक डायग्राम है। तो अब इसमें हमारा एक पॉइंट है, संप्रेषण प्रक्रिया में 9 तत्व प्रमुख रूप में शामिल होते हैं। ठीक है, 9 तत्व कौन कौन से हैं, ये शामिल होते हैं। देखो ये 9 तत्व है ना, संप्रेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनको आप लोगों को एनालिसिस करना है। ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है 1.5.1। हमारा पहला तत्व क्या है, स्रोत। यानी कि किसी भी संदेश का जो जन्म होता है ना, वो एक व्यक्ति के थ्रू ही होता है, यानी कि एक व्यक्ति के रूप में ही होता है। अब जैसे कि मान लिया जाए कि हम संप्रेक्षण कर रहे हैं, तो भाई संप्रेक्षण किसके रूप में होगा, एक व्यक्ति के कारण ही जन्म होगा ना। जैसे कि मैं संप्रेक्षण कर रहा हूँ, आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो भाई किसके थ्रू, यानी कि स्रोत क्या है, एक व्यक्ति है ना, तो यही आपका स्रोत कहलाता है। एक व्यक्ति इसका श्रोता बनता है। ठीक है, यानी कि वो बाद में फिर श्रोता कहलाता है। अब उसके बाद हमारा अगला आ जाता है 1.5.2, वक्तत्व की क्षमता। यानी कि जो हमारे विचार है, वक्तत्व का मतलब होता है कि हमारे जो विचार है उसे मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी भाषा का कठोर तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे कि मान लिया जाए कि मैं संप्रेक्षण कर रहा हूँ, अब यहाँ पे बच्चों को आता है हिंदी, अब मैं इसी को हिंदी में ना पढ़ा के इंग्लिश में पढ़ाऊँ, तो आपको लग रहा है संप्रेक्षण पूरा होगा? टेल मी, संप्रेक्षण पूरा होगा? ठीक, क्यों? क्योंकि अगर संप्रेक्षण को पूरा करने के लिए दोनों व्यक्तियों को एक ही भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो क्या है, व्यक्तित्व क्षमता कहलाता है ये। अब उसके बाद संदेश, यानी कि वक्ता, यानी कि बोलने वाला व्यक्ति
जो संदेश दे रहा है वो लिखित रूप में भी हो सकता है, मौखिक रूप में भी हो सकता है और बोल सकते हो आंगिक रूप में भी हो सकता है। ठीक है? तो इसमें हमें ध्यान में रखना हो चाहिए कि संदेश है ना, व्यक्ति को जिस रूप में स्वीकार करना हो, वो उसी रूप में स्वीकार कर सकता है। अब मान लो कि आप लोग हो घर, ठीक है? अब मेरे को पढ़ाने का मन कर रहा हो बोर्ड से, यानी कि लिखित रूप में, और मैं लाइव क्लासेस ना लेना चाहूँ, तो आप लोगों को लग रहा है कि आपको मैं पढ़ा सकता हूँ? नहीं ना। तो ये क्या है? यानी कि संदेश जो है ना, वो लिखित रूप में हो, मौखिक रूप में, किसी भी आंगिक रूप में भी हो सकता है। लेकिन प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है ना, वो किस एंगल में सैटिस्फैक्शन है, किस एंगल में वो स्वीकार कर सकता है, हमें उसी एंगल में संदेश को, यानी कि अपने संप्रेषण को, अपने संदेश को देना आवश्यक होता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है माध्यम, यानी कि 1.5.4 माध्यम। माध्यम की बात कर ली जाए तो भाई कौन सा माध्यम है? आपका लिखित माध्यम है, मौखिक माध्यम है, आपका बोल सकते हो कि आंगिक माध्यम। क्या है? तो आप मौखिक माध्यम से अपने विचारों को प्रदान करते हो, तो सामने वाले व्यक्तियों के पास हम कौन से माध्यम से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं? जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, दूरदर्शन हो गया। ये क्या है? ये आपके माध्यम है। ठीक है? क्लियर है? अब उसके बाद हमारा आ जाता है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति कहलाता है जो संदेश को प्राप्त कर रहा है। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को संदेश भेजा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ममता को एक मतलब संदेश भेजा कि ममता कल क्लास नहीं हो पाएगी। लिखकर मैंने ये संदेश भेजा। ठीक है? तो ये हमारा क्या है? यानी कि हमारा बोल सकते हो प्राप्तकर्ता क्या करता है? सामने वाले व्यक्ति का जो संदेश है ना उसे प्राप्त करता है। ठीक है? यानी कि सामने वाले व्यक्ति की जो बात है उसे मतलब अपने अंदर ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। तो हमारा प्राप्तकर्ता कहलाता है। ठीक है? जैसे कि मैंने ममता को बताया कि हाँ ममता कल क्लास नहीं होगी। तो ममता के पास ये लेटर गया। तो क्या है? ममता ने प्राप्त किया उस लेटर को, तो वो प्राप्तकर्ता कहलाती है। क्लियर है? अब उसके बाद क्या है? संदेश प्राप्ति। संदेश प्राप्ति का मतलब होता है कि प्राप्तकर्ता जो है उस संदेश को प्राप्त कर चुका है या नहीं कर चुका। और जैसे कि मैंने जो लिख कर भेजा संदेश के माध्यम में, तो ममता ने उसे समझ लिया या नहीं, उसे संदेश प्राप्ति कहलाता है कि उन्होंने उस चीज को ग्रहण कर लिया या नहीं, जो मैंने लिख कर भेजा था। इसे संदेश प्राप्ति कहलाता है। ठीक है? अब उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया। अब जैसे कि मैंने ममता के पास क्या संदेश भेजा था, तो ममता ने संदेश को पढ़ा, उसके बाद अपना क्या रिएक्शन दिया, उसे प्रतिक्रिया बोला जाता है। यानी कि अपने मतलब उसके बाद मतलब जैसे कि मैंने जो लेटर भेजा कि हाँ सर, मतलब मैंने बोला कि मैं क्लास कल नहीं ले पाऊंगा, तो उन्होंने बोला ओके सर कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान दीजिए, आपका हेल्थ डाउन है। तो ये एक उनकी प्रतिक्रिया होगी, तो इसे ही प्रतिक्रिया कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, वक्ता के प्रति भी प्रतिक्रिया हो सकता है। यानी कि मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, तो आपसे मैंने पूछा है कि आज चलो आप अपनी बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत अच्छा था, कुछ बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो वो उनकी प्रतिक्रिया है। तो प्रतिक्रिया दोनों रूप में होता है, प्राप्त कर मतलब लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाएगा 1.5.8 संदर्भ। संदर्भ की बात कर ली जाए तो कोई भी संप्रेक्षण किसी ना किसी संदर्भ से जुड़ा होता है, यानी कि किसी ना किसी व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है, चाहे वो शारीरिक रूप में हो चाहे वो मानसिक रूप में हो। ठीक है? या फिर किसी भी आंगिक रूप में, तो वो हमारा संदर्भ कहलाता है। ठीक है? जैसे कि हम बात कर ली जाए तो हम जैसे अभी बातचीत कर रहे हैं, तो हमारा संदर्भ क्या है? यानी कि हमारा फ़ोन हो गया, तो हमारा क्या मौखिक रूप में हो गया ना, ठीक है? तो वो हमारा संदर्भ कहलाता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.5.9 जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। देखो संप्रेक्षण का मतलब जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। संप्रेक्षण का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे व्यक्ति से किसी भी एंगल में बातचीत करें। ये जीवन मूल्य और दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति को हम देखें, सामने वाले व्यक्ति को परखें कि सामने वाला व्यक्ति हमारे से बड़ा है, सामने वाले व्यक्ति हमारे से छोटा है, या फिर हमारा क्या उसके साथ रिश्ता है। ये हमारा जीवन मूल्य और दृष्टिकोण कहलाता है। क्लियर हो गया? तो संप्रेक्षण इस पर ही निर्भर करता है।
क्लियर है? लीजिए। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 1.6 सफल संप्रेषण। देखो संप्रेषण, सफल संप्रेषण का मतलब होता है, कई बार हम ऐसे देखते हैं कि हम अपने बातचीत रख रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमसे समझ ही नहीं पाता, वो हमारा असफल संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण का मतलब ये है कि जो हम विचार प्रकट कर रहे हैं, जो हम बातचीत रख रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति उसे समझ जाए, सामने वाला व्यक्ति उसे समझकर ग्रहण कर ले, वो हमारा सफल संप्रेषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक संप्रेषण ही है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेरे इस पढ़ाए हुए चीज को समझ गए या टॉपिक्स को समझ गए, तो वो हमारा सफल संप्रेषण कहलाता है। और जो बच्चे नहीं समझे, तो वो हमारा असफल संप्रेषण कहलाता है। क्लियर हो गया? अब जैसे कि हम बोलते हैं कई बार कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई बार हमारा ध्यान नहीं रहता और सामने वाला व्यक्ति हमें बोलता है तो हमें समझ नहीं आता, तो हमारा असफल संप्रेषण कहलाता है। तो हम बोलते हैं कि नहीं, एक बार रिपीट कीजिए सर, एक बार और बता दीजिए। तो वो क्या है, यानी कि भाई वो संप्रेषण सफल नहीं हुआ, तो इसलिए वो दोबारा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सफल संप्रेषण का प्रक्रिया का मतलब भी यही होता है कि जब एक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और सामने वाला व्यक्ति उसके विचारों को समझ लेता है, तो वही हमारा सफल संप्रेषण कहलाता है। अब देखो सफल संप्रेषण के हमारे अवरोध पता चलेगा। अब देखो अवरोध का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, अब ये मैं पूछूं, क्वेश्चन क्या आएगा, सफल संप्रेषण के कारण बताइए, और उसके बाद मैं पूछूं सफल संप्रेषण के अवरोधों के कारण बताइए, तो आप लोग क्या लिखोगे? तो हमारा अब आएगा सफल संप्रेषण के अवरोध। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि सफल संप्रेषण के कारण भी क्या है और अवरोध भी क्या है। तो देखो कारण दोनों एक ही है, बस फर्क इतना हो जाएगा कि इन दोनों में नई वर्ड जुड़ जाएगा। अब देखो गलत शब्द, यानी कि जो हमारा सफल संप्रेषण है ना, अगर उनमें हम गलत शब्दों का प्रयोग ना करें तो वो हमारा सफल संप्रेषण कहलाएगा। अब यही हमारा क्या है, इसमें अवरोध बन जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते समय गलत शब्दों का प्रयोग करता है, तो वह हमारा सफल संप्रेषण का अवरोध बन जाता है, यानी कि रुकावट बन जाता है। ठीक है, तो वह हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा, गलत शब्दों का चुनाव, यानी कि गलत शब्द। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सेकंड है गलत संदेश। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या है कि जब हम संप्रेषण कर रहे हैं, अगर हमारा संदेश ही गलत है, तो वो हमारा क्या है, संप्रेषण का अवरोध बन जाता है, रुकावट बन जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मान लो कि मुझे सूचना देना था कि कल की क्लास खत्म हो चुकी है, कल क्लास नहीं होगा। अब मैं इसे मतलब संदेश कह दिया कि कल क्लास होगा, तो ये क्या है, जो सफल संप्रेषण है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रीजन क्या था, क्लास तो नहीं होगा, लेकिन मैंने संदेश दे दिया क्लास तो होगा। तो ये हमारा क्या है, सफल संप्रेषण का अवरोध बन जाता है, जिसे हम असफल संप्रेषण के कारण के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सुनना और समझना। अब मान लो कि जैसे कि मान लो कि बहुत बार होता है कि सामने वाला व्यक्ति गिनती कुछ और बोलता है, लेकिन हम समझ ले आते हैं कुछ और। ठीक है, सामने वाला 77 बोलता है, हम सोचते हैं 70 बोल रहा है। ठीक है, हाँ, सामने वाला व्यक्ति 17 बोल रहा है, हम सोचते हैं कि 77 बोल रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा सफल संप्रेषण का अवरोध बन जाता है, यानी कि एक व्यक्ति जो है दूसरे वाले व्यक्ति की जो बातों का अच्छे से नहीं सुन पाता और उसे समझ नहीं पाता, तो वह हमारा सफल संप्रेषण का अवरोध बन जाता है। अगर इसी चीज को हम देखें कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को अच्छे से सुन रहा है, समझ रहा है, तो वह हमारा सफल संप्रेषण का कारण बन जाता है। अवरोध या फिर असफल संप्रेषण में इनका ना होना, अनुपस्थिति पाई जाती है, यानी कि ये नहीं मिलते, लेकिन सफल होने के ये कारण बनते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है भाव भंगिमा। भंगिमा, देखो भाव भंगिमा का मतलब होता है कि जैसे संप्रेषण के माध्यम से हम जो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। अब मान लो व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, भाव भंगिमा का क्या है। अब हमारे संप्रेषण है, सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो मान लो कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ,
तो ये बात समझाने के लिए हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा थोड़ा अजीब लगता है ना, ऑकवर्ड सा लगता है ना। तो आप लोग क्या करोगे इसके एंगल में, आपको संप्रेषण करने के लिए कि सामने मैं दुखी हूँ इसको समझने के लिए मैं बोल कर समझाऊं या फिर मैं लिख कर समझाऊं, दोनों में से बेटर कौन है? अभी समझ में आ जाएगा आपको। टेल मी कि मैं अगर दुखी हूँ तो ममता मेरे को ये बताओ कि अगर मैं लिख कर बोलूं ये बेटर है या फिर मैं बातों बातों में आप मुझे पकड़ लो ये बेटर है? ठीक है। इट मीन्स क्या है कि जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं, जब सामने वाले व्यक्ति से हम संप्रेषण करते हैं, तो उसके भाव हमारे शब्दों और हमारे जो वर्ड्स हैं और उसके आंखों के जो नैन कक्ष हैं उससे हमें पता चल जाता है। तो उसके बातों से, उसके शब्दों के प्रयोग से ही ना हमें पता चला है कि सामने वाला दुखी है। अगर इसी चीज को मैं बोलूं लिख के, यार मैं दुखी हूँ, तो आप लोग ऐसे समझोगे कि एम ही बोल दिए सर ने तो दुखी है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ चीज को ना हम अपने भाव को, वही बात है ना कि हम अपने फीलिंग्स को मैसेज के थ्रू नहीं समझा सकते। एम आई राइट? तो क्या है कि अगर मान लो कि भाई सामने वाला दुखी है, उसकी बातों को समझाना हो सामने वाले व्यक्ति के पास, अगर वो लिख कर समझाए तो सामने वाला व्यक्ति लग रहा है कि आपको आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग आपको समझ सकता है? नहीं ना। तो ये आपका संप्रेषण का असफल कहलाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है बोलने का ढंग। भाई बोलने का ढंग होना चाहिए बिल्कुल ही, जैसे कि आप लोग आज देखते हो कि आज हम अपने पेरेंट्स से, हम अपने दादाजी से, अपने नाना जी से मतलब बोलते हैं, हमारा जो ढंग होता है वो हमें पता नहीं होता। तो देखो सही जाहिर सी बात है कि हमारा जो सफल संप्रेषण है वो उसका अवरोध कैसे बन जाएगा, भाई बोलने का ढंग हमें पता ही नहीं हो। मान लो कि भाई मैं अपने दादाजी से चिल्ला के बोल दूं, क्या आपको समझ में नहीं आता? अब मान लो कि ये क्या है, जो हमारे बातचीत होती है, फॉर एग्जाम्पल लड़ाई झगड़े के टाइम पे ही देख लो, हमारी फैमिलीज में बहुत बार लड़ाई होती है। तो भाई सामने वाला व्यक्ति कुछ अच्छा बोलने वाला होता है, लड़ाई झगड़ा होने के कारण बोलने का ढंग ही नहीं पता, तो हमारा क्या है, वो भाई वहां पे संप्रेषण रुक जाता है, अवरोध हो जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा बोलने का ढंग है। उसके बाद भाषा का ज्ञान, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि संप्रेषण करने के लिए दोनों व्यक्तियों का एक ही भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मान लो कि मैं हिंदी में लेक्चर दे रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति जो सुन रहा है वो भी हिंदी समझता हो, तभी हमारा सफल संप्रेषण हो सकता है। अगर नहीं है तो वो हमारा सफल संप्रेषण का अवरोध बन जाता है, जिसे हम असफल संप्रेषण के कारण के रूप में समझते हैं। समझ में आ गया? तो ये था आपका सफल संप्रेषण के अवरोध, यानी कि असफल संप्रेषण के कारण। अब उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है सब हेडिंग 1.7, सारांश। सारांश को हम बोल सकते हो समरीज बोलते हैं। आपने नाइन्थ में देखा होगा साइंस में कि ब्लू बॉक्स में, एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स में आपने देखा होगा कि समरी होती थी, यानी कि पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे, इंपॉर्टेंट नोट्स होते थे। तो यही है कि सारांश वही कहलाता है। सारांश से हमारा अभिप्राय यह है कि हमने जो जो हमारे पाठ्य में हमने पढ़ रखा, जो पाठ में हमने पढ़ा, उसका एक समराइज आंसर कि आपने क्या क्या पढ़ा। तो हमारा संप्रेक्षण के बारे में पढ़ा, संप्रेक्षण की व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा, संप्रेक्षण का रूप पढ़ा, संप्रेक्षण, सफल संप्रेक्षण के बारे में पढ़ा, संप्रेक्षण की प्रक्रिया पढ़ा, संप्रेक्षण का अर्थ पढ़ा। तो ये बात बोल के आपका ये सारांश कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। इसके मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे, कुछ क्या बहुत से चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उन लिंक्स पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके एवरीवन, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।